चलो आज से सोशल मीडिया स्टार्ट करने वाले थे हम लोग। ओके तो নেক্সট উইক আমি হচ্ছে অনলাইনে করবো, ইচ্ছা আছে আসার, যদি না পেরে উঠি তাহলে আবার কন্টিনিউ হবে, যদি স্যাটারডে ব্যাক করে যায়। ठीक है। ठीक है, आज से सोशल मीडिया स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ओके, देखो सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं सबका एल्गोरिदम एक जैसा होता है। ठीक है, इसका भी पहले आपको थोड़ा सा एल्गोरिदम समझना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग कैलेंडर वगैरह बनाना सीखेंगे। ठीक। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर पहले एल्गोरिदम समझते हैं। जैसे हम लोग अभी इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, है ना? तो इंस्टाग्राम के अंदर एक एल्गोरिदम है। हम लोग जिस टाइप का कंटेंट ज़्यादा देखते हैं या ज़्यादा इंटरैक्ट करते हैं, उस टाइप का कंटेंट हमारे फीड में ज़्यादा आता है। ठीक है? और रेशियो होता है कि मान लेते हैं 60% कंटेंट वो आता है जिसमें हम इंटरेस्ट शो करते हैं, फिर बाकी 40% या 30% जो है वो नया कंटेंट होता है, उसको एक्सप्लोर करते हैं। जब तक आप नया कंटेंट एक्सप्लोर नहीं करेंगे तब तक इंटरेस्ट স্যার একটু शिफ्ट होगा नहीं। রিপিটে করে যাবেন, আমি মানে আমার মাথার উপর দিয়ে গেলেন, বুঝতে नहीं পারলাম না। समझे? जैसे मान लेते हैं कि अभी आपको कॉमेडी वीडियोस देखना ज़्यादा पसंद है। হুম। ठीक है? तो आपके फीड के अंदर 60% वीडियोस एल्गोरिदम जो है वो ऐसे 50 या 60% वीडियोस ऐसे आएंगे जो कॉमेडी से ही रिलेटेड होंगे, क्योंकि आप ज़्यादातर वही देखती हैं। ठीक है? तो इंस्टाग्राम चाहेगा कि आप इंस्टाग्राम के ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, इसलिए 60% कंटेंट या 70% कंटेंट आप जो ज़्यादा देखते हैं वही आएगा। ठीक है? और बाकी 30% कंटेंट, मतलब अगर आप 100 रील देख रही है ना, तो उसमें से 50 रील्स ऐसे होंगे या 60 रील्स ऐसे होंगे जो कॉमेडी रिलेटेड ही होंगे। ठीक है? बाकी के जो 40 रील्स होंगे वो नए टॉपिक्स के ऊपर होंगे। ओके? नए टॉपिक्स का मतलब जैसे हो सकता है कुछ स्पोर्ट्स रिलेटेड आ गया, कुछ म्यूजिक रिलेटेड आ गया। जब तक आप नया कंटेंट देखेंगे नहीं, आपका इंटरेस्ट जो है वो शिफ्ट होगा नहीं। ओके? सोशल मीडिया। ओके, तो जब तक आप नया कंटेंट देखेंगे नहीं तब तक आपका इंटरेस्ट जो है वहाँ पे शिफ्ट होगा नहीं। ओके, इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट एक डायनेमिक चीज़ है, मतलब शिफ्ट होता रहता है। आज मेरा इंटरेस्ट अगर म्यूजिक में है, ठीक है, कल को मुझे कोई दूसरा कंटेंट देखना अच्छा अच्छा लगने लगा तो मेरा इंटरेस्ट शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, कल को मुझे लेट्स से हॉरर स्टोरीज देखना पसंद है तो हम मेरा इंटरेस्ट उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और वो फील्ड में भर जाएगा फिर वापस मेरे। ऐसे इंटरेस्ट शिफ्ट होता रहता है। लेकिन मेटा को कैसे पता चलता है कि मेरा इंटरेस्ट क्या है? ठीक है, या फिर किस बेसिस पे अभी हम एक कंटेंट शेयर करेंगे, ठीक है, तो कंटेंट कितने लोगों को दिखेगा ये कैसे डिसाइड होता है? ये एल्गोरिदम डिसाइड करता है कि किसको दिखाना है, कितने नंबर्स में दिखाना है। ओके, तो ये डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं इंटरैक्शंस। ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जो एल्गोरिदम होते हैं वो इंटरैक्शन बेस्ड होते हैं। ठीक है, कि आप जैसा इंटरैक्ट करोगे एज अ यूजर, वो डिसाइड करेगा कि वो कंटेंट फर्दर और कितने लोगों के पास पहुंचेगा। ठीक है, तो हमारे पास पहले क्या थे? कुछ ट्रेडिशनल इंटरैक्शंस थे। ट्रेडिशनल इंटरैक्शंस मतलब कि जैसे ये होते हैं हमारे ट्रेडिशनल इंटरैक्शंस, लाइक कमेंट, शेयर, सेव, ये सब हमारे ट्रेडिशनल इंटरैक्शंस हैं। ठीक है, जैसे लाइक या रिएक्ट करना, इसका सबसे लो वेटेज होता है। लो वेटेज मतलब सबसे कम वैल्यू होती है। ठीक है, क्योंकि एफर्ट ज़्यादा होता नहीं है, आप कोई भी कंटेंट देख के इंस्टेंटली लाइक कर सकते हो उसके ऊपर। ओके, तो इसका वेटेज सबसे कम होता है। कमेंट की वैल्यू उससे ज़्यादा होती है। ठीक है, कमेंट का जो वेटेज होता है वो उससे ज़्यादा होता है, मीडियम वेटेज होता है। सबसे ज़्यादा वेटेज किसका होता है? शेयर का या सेव का। सेव का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है, या शेयर, दोनों का लगभग सेम, दोनों का हाई वेटेज होता है। मतलब आप समझो कि अगर आपने कंटेंट पोस्ट किया, आपको लाइक्स बहुत सारे मिले हैं, ठीक है, तो आपका कंटेंट जाएगा और लोगों के पास, बट वो बहुत कम नंबर्स में जाएगा। ठीक है, जब आपके कंटेंट के ऊपर कमेंट्स बहुत सारे आए हैं, ठीक है, तो कमेंट्स में एफर्ट ज़्यादा लगता है, तो एल्गोरिदम को एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल जाता है कि लोग ये कंटेंट पसंद कर रहे हैं या इसके ऊपर अपना, लेट्स से, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो वो एल्गोरिदम को ये सिग्नल देता है कि फर्दर और लोगों तक जाना चाहिए ये कंटेंट, क्योंकि लोग इसमें इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, नो मैटर पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, बट लोग इसमें इंटरेस्ट शो कर रहे हैं तो और लोगों के पास जाना चाहिए, तो कमेंट का वेटेज ज़्यादा है। जब आप शेयर करते हो कोई कंटेंट, तो इसका मतलब है कि वो कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा और आप चाहते हैं कि और भी लोगों को ये देखना चाहिए। ठीक है, तो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल देता है एल्गोरिदम को कि ये कंटेंट फर्दर और लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो अगर आपको शेयर्स ज़्यादा मिलेंगे तो आपका कंटेंट ज़्यादा लोगों तक रीच होगा। ठीक है, फर्दर जो पुश किया जाता है आपका कंटेंट, वो और ज़्यादा लोगों तक पुश किया जाएगा। ओके, उसके बाद सेव होता है। ठीक है, तो आप किसी कंटेंट को सेव भी तभी करते हैं जब आपको लगेगा कि मुझे ये कंटेंट जो है वो बाद में देखना है, इसलिए आप उसको सेव करते हैं। अभी रील्स वगैरह हम लोग सेव कर सकते हैं, या कोई भी कंटेंट अभी फेसबुक वगैरह में भी हम लोग सेव कर सकते हैं, करेक्ट, सो दैट हम उसको बाद में देख पाएँ। तो सेव का वेटेज जो होता है वो भी हाई होता है। ठीक है,
तो ये ट्रेडिशनल इंटरैक्शंस थे, मतलब आज से 2 साल 3 साल पहले तक सिर्फ ये 3-4 इंटरैक्शंस के बेस पे डिसाइड हो जाता था कि हमारा जो कंटेंट है वो कितने लोगों तक रीच करेगा। बट अभी कुछ न्यू एज मेट्रिक्स भी ऐड हो गए हैं जब से शॉर्ट वीडियो कंटेंट पॉपुलर हो गया। जैसे अभी से 4 साल पहले शॉर्ट वीडियो कंटेंट इतना नहीं चलता था, ठीक है? तब लॉन्ग फॉर्म कंटेंट ज़्यादा चलता था। बट ओवर द टाइम जैसे-जैसे यूज़र्स का अटेंशन स्पैन कम हुआ है, ठीक है? शॉर्ट फॉर्म कंटेंट जो है वो ज़्यादा चलता है, ओके? तो इसके लिए अभी कुछ न्यू एज मेट्रिक्स भी जो है वो आ गए हैं, ठीक है? इंटरैक्शन बेस्ड एल्गोरिदम के अंदर। तो पहले तो ये सब था, लाइक, कमेंट, शेयर, सेव। बट अभी ये सब जो इंटरैक्शंस हैं ये भी मैटर करते हैं, ओके? जैसे हुक रेट, ओके? हुक रेट का मतलब क्या होता है? आप जब इंस्टाग्राम ओपन करोगे और रील्स के सेक्शन में जाओगे, तो इंस्टाग्राम ना एट वंस आपके सामने 100 या 110 रील्स का थ्रेड रख देता है, ठीक है? जो आप स्क्रॉल करते हो। मतलब जैसे ही आप ऑनलाइन होते हो, इंस्टाग्राम पे जाएँगे, इंस्टाग्राम के पास पहले से डिसाइडेड है कि जैसे ही ये यूज़र ऑनलाइन आया, ये 110 रील्स इसको पहले दिखेंगी, ठीक है? या 100 रील्स इसको पहले दिखेंगी, ठीक है? इसीलिए आप देखना बहुत देर तक जब आप स्क्रॉल करते-करते चले जाते हो, मतलब 100 या 110 रील्स आप जब स्क्रॉल कर लिए, तो नेक्स्ट रील आने में ना थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लेता है, कभी-कभार, ठीक है? तो जैसे ही वो थोड़ा-सा टाइम लेता है ना, नेक्स्ट इंस्टाग्राम थोड़ी ना बताइए नॉलेज का नहीं है एक्टिव इंस्टाग्राम के ऊपर? नहीं करना पड़ेगा, डिजिटल मार्केटर हो भाई तुम लोग। अच्छा मैंने वही एटलीस्ट एक अकाउंट बना के रखो ऑब्जर्वेशन के लिए। तो करना पड़ेगा ना, अब कल को आप किसी क्लाइंट के लिए काम करोगे, वो ठीक कर है? दूंगा, ये नहीं कि क्लाइंट या ब्लैंक वो कर दूंगा, बट मैं पर्सनली यूज नहीं करता। अभी जैसे हम बता रहे हैं ये रील्स का थ्रेड वाला या थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लोड लेता है, इससे आप रिलेट नहीं कर पाओगे ना, आप एक्टिव नहीं रहोगे। तो पॉइंट ये है, और ये नहीं समझेंगे तो फिर आपको एल्गोरिदम नहीं समझ आ रहा है মানে ठीक ওই से। একই টাইপের ভিডিওটা 100টা পর্যন্ত আসবে তাই তো? हाँ, ठीक है। তারপরে नहीं, আবার एक टाइप का नहीं, एक टाइप का नहीं। মানে जैसे आप इंस्टाग्राम के ऊपर गए, ठीक है? इंस्टाग्राम के ऊपर जाके आपने रील्स ओपन किया, तो रील्स ओपन करेंगे तो आपके सामने शॉर्ट वीडियोज़, या यूट्यूब का शॉर्ट्स यूज़ करती होंगी आप, ठीक है? तो यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी जब आप जैसे ही आप यूट्यूब पे ऑनलाइन गए, आपके सामने आप जब शॉर्ट्स के सेक्शन में जाओगे, तो यूट्यूब पहले से डिसाइड करके रखता है कि ये 100 शॉर्ट्स मुझे पहले दिखाने हैं, ठीक है? फिर जब आप 100 शॉर्ट्स तक देख लेते हो और जब नेक्स्ट रील के लिए आप स्क्रॉल करते हो, तो क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है वो लोड होने में, ठीक है? कभी कभार ये होगा, आप देखना। तो जैसे वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है, वो नेक्स्ट 100 शॉर्ट्स का थ्रेड आपके सामने सर्व कर देता है, ऐसे करके, ठीक है? तो जब आप रील्स को स्क्रॉल करते करते चले जाते हो या शॉर्ट्स को स्क्रॉल करते करते चले जाते हो, तो आप सारे शॉर्ट्स को नहीं देखते या सारे रील्स को नहीं देखते, ठीक है? एक दो शॉर्ट्स आते हैं जिसपे आप अटकते हो, है ना? जैसे मैंने देखा, मुझे यूज़फुल नहीं लगा, मैंने स्क्रॉल कर दिया, फिर मैंने देखा मुझे यूज़फुल नहीं लगा, मैंने स्क्रॉल कर दिया, फिर एक आया जहाँ पे मुझे थोड़ा-सा सरप्राइज़िंग लगा, तो मैंने रुक के देखा कि क्या है, ओके? तो उसको कहा जाता है वीडियोज़ पे हुक होना। इसीलिए बहुत सारे वीडियोज़ पे आप देखना कि जो फर्स्ट 3 सेकंड ऑफ वीडियो है, ठीक है? उसको बहुत इंटरेस्टिंग बनाया जाता है या सरप्राइज़िंग बनाया जाता है। मतलब अगर एक वीडियो है जिसके अंदर कोई कंट्रोवर्शियल कंटेंट है, कोई कंट्रोवर्सी हुई है, उसको पहले दिखाते हैं, उसके बाद वीडियो स्टार्ट होता है। सो दैट आप उस वीडियो के ऊपर हुक हो जाओ, ठीक है? आप रुक के देखो, तो कितने लोग रुक के देख रहे हैं, अगर 100 लोगों के सामने गया, कितने लोग हुक हुए उस वीडियो के ऊपर, ये भी एल्गोरिदम को एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है कि लोग इस कंटेंट के लिए रुक रहे हैं, ठीक है? इस कंटेंट में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, ठीक है? तो हुक रेट मैटर करेगा। उसके बाद वीडियो कंप्लीशन रेट, मतलब अगर आप एक वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, तो कितने परसेंट लोग पूरे वीडियो देख रहे हैं, ठीक है? हो सकता है 100 लोगों के पास गया तो सिर्फ 10 लोगों ने पूरे वीडियो को देखा। वीडियो कंप्लीशन रेट कितना है, ठीक है? या फिर जैसे 1 मिनट की रील होती है या शॉर्ट होता है या 50 सेकंड का होता है, तो कितने सेकंड तक का वॉच टाइम है, ठीक है? तो वीडियो कंप्लीशन रेट कम होता है, ठीक है? अदरवाइज़ वॉच टाइम काउंट होता है, ओके? मान लेते हैं कि सिर्फ 10% लोग हैं जो आपका पूरा वीडियो देख रहे हैं, तो मतलब कि वीडियो लोग कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, बीच में इंटरेस्ट लूज़ कर जा रहे हैं, ठीक है? अगर ये वीडियो कंप्लीशन रेट ज़्यादा होगा, मतलब लोग आपका पूरा वीडियो देख रहे हैं, मतलब थ्रू आउट द वीडियो को एन्जॉय कर रहे हैं या कंटेंट उनको वैल्यूएबल लगा, तो ये एल्गोरिदम को एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देगा। वॉच टाइम कितना है, अब जैसे 50 सेकंड का रील है, तो 50% कंटेंट लोग देख रहे हैं उसके अंदर, मान लेते हैं मतलब 25 सेकंड मिनिमम लोग देखते हैं ऑन एन एवरेज, ठीक है? या 30 सेकंड देखते हैं, 40 सेकंड। अब ये वॉच टाइम जितना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा बेटर सिग्नल जाएगा एल्गोरिदम को कि आपका कंटेंट लोग देख रहे हैं, ठीक है? इसीलिए बहुत लोग क्या करते हैं, अब जैसे कोई यूट्यूब पे वीडियो देखना, तो वो आप देखना कि हर 1 मिनट के अंदर या 2 मिनट के अंदर वो कुछ ऐसा पॉइंट आपके सामने रखेंगे जो आपको और 2 मिनट के लिए हुक कर लेगा। अगर 10 मिनट का वीडियो है, आप 10 मिनट एट वन गो नहीं देखोगे, अभी के टाइम पे और नहीं देखोगे, ठीक है? तो आपने जैसे वीडियो स्टार्ट किया,
आपको कोई एक सरप्राइजिंग फैक्टर दिया गया, ठीक है, अब वो देख रहे हो देख रहे हो देख रहे हो, तब तक एक और पॉइंट ड्रॉप कर दिया गया जिसके लिए आप और 2 मिनट रुकोगे, ठीक है। ऐसे कर करके आपको 10 मिनट या 15 मिनट तक स्टे कराया जाता है एक वीडियो के अंदर, सो दैट आप इंटरेस्ट लूज ना करो। तो अभी के टाइम पे स्क्रिप्ट पे काम करना पड़ता है आपको कि जो वीडियो का स्क्रिप्ट है वो हम कैसे इस तरीके का बनाएंगे जो जब कंटेंट प्रोड्यूस होगा तो एल्गोरिदम को हिंट दे, ठीक है। स्क्रिप्ट्स पे सब कुछ है अभी। हुक रेट हम क्या सामने रखेंगे जो यूज़र्स को हुक करेगा, ठीक है, हम क्या रखेंगे जो यूज़र्स को वीडियो कंप्लीट कराएगा, हम क्या ऐसा रखेंगे जो यूज़र्स को लंबा वॉच टाइम करने पे जो है वो एनकरेज करेगा, ऐसा। ओके, तो जैसे आप लोग बहुत बार देखना कि रील्स वगैरह के अंदर या शॉर्ट्स के अंदर ऐसा कंटेंट बनाते हैं कि टॉप 5 एसईओ टूल्स टू यूज़ इन 2025, ठीक है। अब उसमें फिर बोलेंगे लास्ट वन इज़ माय फेवरेट, ठीक है। तो वो लास्ट वन इज़ माय फेवरेट क्यों बोला? যাতে ভিডিওটা স্টে করা হয় মানে तो যে आप দেখছে लास्ट সে तक স্টে रुकोगे, করবে। उसका वीडियो देखोगे, लास्ट तक रुकोगे तो क्या आएगा? वॉच टाइम आएगा। वॉच टाइम आएगा मतलब उसका वीडियो एल्गोरिदम को ये सिग्नल दे रहा है कि लोग देख रहे हैं ज़्यादा टाइम तक और उसका वीडियो फर्दर और नए लोगों तक जाएगा, रीच बढ़ेगी उसके वीडियो में। আচ্ছা, মানে আমি এখানে একটা কথা বলছি, এইরকম টাইপের সিচুয়েশনে আমি কি করি, আমার যদি ভিডিওটা দেখতে ভালো না লাগে আমি পুরো কেটে দিই, লাস্টের পয়েন্টে শুনে বেরিয়ে যাই, কিন্তু हाँ, ওটা तो তো वॉच टाइम उतना ही काउंट होगा फिर। তো अगर आपने पूरा स्किप करके सिर्फ 10 सेकंड देखा है तो वॉच टाइम 10 सेकंड ही काउंट होगा, ठीक है। फिर वहाँ पे मतलब फिर आपका बाकी कंटेंट बोरिंग है ना। इसलिए तो वॉच टाइम भी मैटर करता है ना, सिर्फ वीडियो कंप्लीशन रेट थोड़ी है। वॉच टाइम कितने सेकंड तक आपने देखा, स्टे किया, वो स्क्रीन टाइम भी मैटर करता है, ठीक है। उसके बाद आता है रिपीट रेट। रिपीट रेट मतलब कि कोई भी कंटेंट आप दोबारा कितनी बार देखते हो, ठीक है, ये खास करके शॉर्ट्स में। ओके, जैसे इसीलिए बहुत सारे शॉर्ट्स में आप देखना कि एक नेचुरल लूप क्रिएट किया जाता है, वीडियो जहाँ पे खत्म हो रहा है ना वहीं से शुरू हो रहा है, समझे? नेचुरल लूप किसको बोलते हैं? जैसे कि हम अभी आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है, अब मेरा जो भी कॉन्वर्जेशन है आपसे 1 मिनट तक का, उसको हम कहीं बीच से कट करेंगे, ठीक है, सो दैट वीडियो जहाँ पे एंड हो रहा है वहीं से दोबारा शुरू हो रहा है, ठीक है। तो वो एक लूप क्रिएट हो गया, आपको पता नहीं चल रहा है कि वीडियो कहाँ खत्म हो रहा है, और वीडियो 2-4 बार प्ले हो गया आपके सामने, ठीक है, या एक से ज़्यादा बार प्ले हो गया। तो बहुत लोग ऐसे नेचुरल लूप क्रिएट करके और यूज़र के सामने प्रेजेंट कर देते हैं या पोस्ट कर देते हैं एल्गोरिदम को ट्रिक करने के लिए, ठीक है। बट रिपीट रेट मतलब समझिए कि कोई भी कंटेंट हम लोग दोबारा कितनी बार देख रहे हैं। जैसे कोई कॉमेडी वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप 2 बार 3 बार देखते हो उसको शॉर्ट्स में, करेक्ट। तो रिपीट रेट, उसको ही बोलेंगे रिपीट रेट, ठीक है। उससे भी एल्गोरिदम को सिग्नल जाता है कि लोग आपका कंटेंट एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इंटरैक्शंस हैं, ठीक है, ये इंटरैक्शंस के बेस पे ही डिसाइड होता है कि आपका कंटेंट फर्दर कितने लोगों तक रीच होगा, ठीक है। तो किस टाइप के इंटरैक्शंस आएंगे तो ज़्यादा लोगों तक रीच होगा, ये पता चल गया, ठीक है। बट कैसे लोगों के पास जाएगा, मतलब अभी मैंने एक कंटेंट पोस्ट किया, वो ज़्यादा लोगों के पास कैसे जाएगा ये तो पता चल गया, बट वो तो रेलेवेंट ऑडियंस के पास जाना चाहिए ना, तो वो मेटा कैसे डिसाइड करता है? ओके, तो उसके लिए जो मेटा है वो हमसे डेटा पॉइंट्स को कलेक्ट करता है। ओके, डेटा पॉइंट्स का मतलब अ, जैसे हमसे डेटा कलेक्ट करता है, वो कई सारा डेटा हम लोग खुद ही प्रोवाइड कर देते हैं मेटा को। ओके, जैसे डेमोग्राफिक्स ये हम लोग खुद ही बता देते हैं, ठीक है। जब आप फेसबुक के ऊपर जाके अकाउंट बनाओगे तो आप अपना नाम भी बता दोगे वहाँ पे, ठीक है, एज भी बता दोगे, जेंडर भी बता देंगे, एजुकेशन भी बता देंगे कहाँ से हुआ है, ठीक है, वर्क भी बता देंगे कहाँ काम करते हैं, लोकेशन भी, रिलेशनशिप स्टेटस भी, सब कुछ पता है ना। तो ये सारा कुछ हम लोग मेटा को खुद ही बता देते हैं, तो ये एक डेटा पॉइंट उसको मिल गया। दूसरा वो कलेक्ट करता है हमसे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट है, जिस टाइप का कंटेंट हम ज़्यादा देखते हैं या जिस टाइप के कंटेंट के साथ ज़्यादा हम इंटरेक्शन करते हैं, उस हिसाब से मेटा ये डिटेक्ट कर लेता है कि ठीक है इस यूज़र को ये सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है। तो जैसे एग्जांपल के लिए मुझे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर इंटरेस्ट हो सकता है, वर्डप्रेस के अंदर इंटरेस्ट हो सकता है, शॉपिफाई के अंदर हो सकता है, एसईओ के अंदर, वेब डेवलपमेंट के अंदर इंटरेस्ट हो सकता है, तो ये मेरे इंटरेस्ट हैं कुछ। স্যার শপিফাই এটা কি? ये भी एक सीएमएस है, इसमें ई कॉमर्स वेबसाइट्स बनाया जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, मेरे इंटरेस्ट हैं। आपको जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट होगा मेटा क्या कर सकता है, वो डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। और तभी वो डिटेक्ट कर पाता है, तभी तो आपको रेलेवेंट कंटेंट दे पाता है ना। तो उसको आपके इंटरेस्ट भी पता है, और इंटरेस्ट डायनामिक है, जैसे जैसे चेंज होगा वो मेटा के डेटाबेस में वो अपडेट होता रहता है, ठीक है। फिर मेटा जो है वो बिहेवियर भी कलेक्ट करता है कि आपका बिहेवियर किस टाइप का है फेसबुक के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर, है ना। जैसे एंगेज्ड शॉपर, एंगेज शॉपर का मतलब क्या है, जो लोग बहुत फ्रीक्वेंटली शॉप नाउ बटन्स के ऊपर क्लिक करते हैं या
ई कॉमर्स रिलेटेड या प्रोडक्ट रिलेटेड एड्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं, वो लोग कौन है? एंगेज्ड शॉपर्स। ठीक है? या मेरे बिहेवियर से पता चल रहा है कि हम एक स्मॉल बिजनेस ओनर हैं, ठीक है? तो वो भी पता चल जाएगा मेटा को, जैसे हम किसी बिजनेस पेज के एडमिन हैं, ठीक है? मैंने कुछ बिजनेस ओनर्स रिलेटेड ग्रुप्स को भी ज्वाइन करके रखा है, ठीक है? तो मेरे बिहेवियर से भी पता चल जाएगा कि हम एक स्मॉल बिजनेस ओनर है। ओके, तो हमारा बिहेवियर क्या है उसके हिसाब से भी वो हमें कुछ सेगमेंट्स में रखेगा। तो जैसा मेरा पर्सोना है ना, जैसा मेरा, जैसे मेरी एक एज ग्रुप है, ठीक है? मेरा एक लोकेशन है, सॉरी, उसके बाद जैसे मान लेते हैं कि मेरे कुछ इंटरेस्ट हैं, तो उसके हिसाब से मुझे कैटेगरीज में रखा जाता है। ये सब क्या है? कैटेगरीज ही तो है एंगेज शॉपर। जितने लोग शॉपिंग बटन पे ज़्यादा क्लिक करते हैं या ई कॉमर्स रिलेटेड एड्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनको इसी ग्रुप में रखा जाता है, एंगेज शॉपर्स। और यही सब जो डेटा पॉइंट्स मिल रहे हैं ना हम लोगों को, यही सब एट्रीब्यूट्स एड्स के टाइम पे भी आपको मिलेगा। जब आप एड रन करने जाओगे ना, आप बता सकते हो कि एंगेज शॉपर्स को मेरा ऐड दिखाना है, या स्मॉल बिजनेस ओनर्स को मेरा ऐड दिखाना है, या उसको ऐड दिखाना है जिसको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, उसको ऐड दिखाना है जिसको वर्डप्रेस में इंटरेस्ट है। ऐसा हम कर सकते हैं क्योंकि फेसबुक तो ये डेटा कलेक्ट कर रहा है। गूगल पे भी करते थे, इवन गूगल एड्स में हम लोग सेलेक्ट करते थे ना कि जिसको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है उसको मेरा ऐड दिखाओ। सिमिलरली यहाँ पे भी कर सकते हैं। स्मॉल बिजनेस ओनर ये कैटेगरी कहाँ पे? कैटेगरी तो ये होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? स्मॉल बिजनेस ओनर कहाँ पे? मतलब फेसबुक का देखा नहीं मैंने। ऐड रन करते वक्त हाँ। क्यों नहीं होता है? स्मॉल बिजनेस ओनर होता है, हाँ होता है। क्योंकि वो बिजनेस, फाइनेंस, आर्ट एंड कल्चर ये होता है। नहीं नहीं नहीं, स्मॉल बिजनेस ओनर्स भी है, इसमें सिर्फ बिजनेस बहुत आता है टाइम ना। से है। हाँ, तो बिजनेस होता है सिर्फ। नहीं नहीं, स्मॉल बिजनेस ओनर्स भी है। ठीक है, स्मॉल बिजनेस ओनर्स है, बिजनेस पेज के एडमिन्स को आप टारगेट कर सकते हो। ठीक है, रिटेल पेज के एडमिन्स को टारगेट करना है, रिटेल पेज के एडमिन्स को टारगेट कर तो लीजिए। स्मॉल ट्रैवल, बिजनेस है, जैसे आप मुझे स्टार्टअप चाहिए या एसएमई चाहिए तो उनको भी अलग अलग से कर सकता हूँ। तो स्मॉल बिजनेस जो हो सकता है पहले से, हाँ अब मिल स्टार्टअप जाएगा। जो इनिशियल में है। हाँ, जैसे स्टार्टअप्स वगैरह में जो लोग इंटरेस्ट शो करें, देखिए एट्रीब्यूट्स जो मिलते हैं ना, वहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं, या वो उनका जॉब टाइटल है, या फिर वो उनका बिहेवियर है, उसके बेस पे पिक किया जाता है। मे बी आपने वो बिजनेस ओनर वाला इंटरेस्ट में ढूंढा होगा, शायद नहीं मिला होगा, बिहेवियर में ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। स्टार्टअप एसएमई या स्मॉल बिजनेस। हाँ, ठीक है, इस तरीके से। तो आपका बिहेवियर भी, अब जितने भी लोग एंगेज शॉपर्स की कैटेगरी में आते हैं वो इस कैटेगरी में रखे जाएंगे, तो आप एड्स के टाइम पे जाके सिलेक्ट कर लोगे। तो जब एड्स के लिए यूज़ किया जाता है, एड्स में तो हम बताते हैं कि मेरा ऐड किसको दिखाना है, ठीक है? बट ऑर्गेनिक में ये मेटा खुद ही डिसाइड कर लेता है। हम लोग जैसे ही कंटेंट पोस्ट करेंगे, फेसबुक का सिस्टम देखेगा कि हमारा कंटेंट किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है? और उसके रेलेवेंट ऑडियंस के फीड में पहुंचा देता है। ठीक है, हम सबका फीड सेम थोड़ी होगा, है ना? सबका फीड अलग होगा हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से, क्योंकि फेसबुक के नज़र पे हम लोग अलग अलग ग्रुप्स में हैं या अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। ओके, तो उस हिसाब से कंटेंट हमें सर्व होता है। ठीक, बिहेवियर के अलावा टेक्नोलॉजी कलेक्ट की जाती है आपसे, ठीक है? कि आप डेस्कटॉप यूज़र हैं, ठीक है? या फिर आप डेस्कटॉप यूज़र हैं, या फिर आप मोबाइल यूज़र हैं, टैबलेट यूज़र हैं, उसमें भी आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं या फिर आईओएस यूज़ कर रहे हैं। आप कौन सा डिवाइस, जैसे सैमसंग का डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, या कौन सा डिवाइस मॉडल यूज़ कर रहे हैं, वो सब कुछ कलेक्ट होता है। ठीक है, उसके अलावा कुछ डेटा हम भी देते हैं, जैसे कि हम लोग वेबसाइट विजिटर्स कौन है हमारे, ये डेटा हम खुद ही बता देते हैं फेसबुक को। ठीक है, या फॉर्म फिलअप अगर कोई करता है हमारी वेबसाइट के ऊपर आके, परचेज करता है या नॉन परचेजर्स हैं, तो ये सब तो खुद ही बताते हैं। जब हम लोग रीमार्केटिंग करते हैं तो हम इन लोगों को ट्रैक करके दोबारा ऐड दिखाते हैं, तो ये डेटा हम लोग खुद ही प्रोवाइड कर देते हैं। तो फेसबुक क्या करता है या इंस्टाग्राम क्या करता है, हमसे ये सारा डेटा पॉइंट्स को कलेक्ट करता है। इसके हिसाब से डिसाइड हो जाता है, या उसको पता चल जाता है कि ठीक है ये कंटेंट है तो ऐसे लोगों के पास जाना चाहिए। ठीक है, तो हमारा कंटेंट जैसे ही हम पोस्ट करते हैं, कितने लोगों तक रीच करेगा ये इंटरेक्शंस पे डिपेंड करता है, कैसे लोगों के पास रीच करेगा ये डेटा पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसीलिए जब आप कुछ पोस्ट करते हैं ना, उसमें हम कुछ कुछ हिंट्स देते हैं एल्गोरिदम के लिए कि ये कंटेंट किसके लिए है। ठीक है, हैशटैग यूज करते हैं, क्यों करते हैं? रिच हैशटैग का मतलब क्या होता है, हैशटैग का यूज क्या है? যাতে সবার কাছে যায় আরো। रेलेवेंट लोगों के पास जाए। ठीक है, अभी जैसे हम एक पोस्ट करेंगे वो एसईओ रिलेटेड है, तो हम हैशटैग एसईओ यूज करेंगे वहां पर, है ना? हैशटैग एसईओ, अब अगर कोई फेसबुक के ऊपर जाके सर्च करेगा हैशटैग एसईओ, तो हैशटैग एसईओ यूज करने वाले जितने भी पोस्ट होंगे वो एक बार में उसके सामने आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर कोई वो हैशटैग सर्च करता है, मेरा पोस्ट उसको वहां पे दिखेगा, तो रेलेवेंट ऑडियंस जो ढूंढ रही है एसईओ रिलेटेड कंटेंट, ठीक है, उनके लिए काम आ जाएगा। ठीक है, काइंड ऑफ ऐसा।
तो मतलब टैग करना होता है कि जितने भी पोस्ट हैं एसईओ रिलेटेड, अगर वो हैशटैग एसईओ यूज़ करेंगे तो वो सब अंडर अंडर द सेम हैशटैग है और लोग उसको एक्सप्लोर कर पाएँगे, उसके लिए होता है। तो जब आप ये डेटा दे रहे हो कि ये एसईओ रिलेटेड पोस्ट है, तो एल्गोरिदम इसको नहीं रीड करता होगा? करता होगा इसको भी। तो हम क्या दे रहे हैं? हिंट दे रहे हैं ना अपने साइड से एल्गोरिदम को कि मेरा पोस्ट जो है वो एसईओ रिलेटेड है। करेक्ट? तो हम लोग भी हिंट देते हैं, वो जो कैप्शंस लिखते हैं, वो जो हैशटैग्स देते हैं স্যার हम একটা लोग। কথা বলছি, এই যে হ্যাশট্যাগ ইস্যু हुँ, এটা বললেন, হ্যাশট্যাগ তো অনেকেই আছে যে জানেই না যে যে ধরুন আমি খুঁজছি কিছু हुँ, একটা, हुँ, আমার हुँ, আমি এসিওর জন্যই খুঁজছি, কিন্তু আমি এটা জানি না যে আমি যদি হ্যাশট্যাগ এসিও লিখি তাহলে সেই রিলেভেন্ট সব ভিডিও আমার কাছে আসবে। हुँ, আমি যেহেতু ডিজিটাল মার্কেটিং এর কোর্সটা করছি, তাই আমি জানতে পারছি যে এরকম হয়। আমি হ্যাশট্যাগ ইউজ করছি কেন এটা জানি রিচ हुँ, বাড়ানোর জন্য। বাট আমি যদি অ্যাজ আ ক্লায়েন্ট হিসাবে দেখি বা আমি যদি মানে নিজেকে দেখি যে না আমি নর্মাল একটা স্ক্রোল করছি, আমি কিছু চাইছি, তো হ্যাশট্যাগ এসইও যে হ্যাশট্যাগটা ইউজ করতে হবে ওটা আমি নাই জানতে পারি। তো हुँ, আমি যদি শুধু এসইও করি, লিখি, हुँ। তাহলে কি সেখানে আমার সেই पोस्टটা আসবে? अभी बहुत लोग ऐसा करते हैं कि वहाँ पे कीवर्ड्स लिख देते हैं, एसईओ लिख देते हैं, पीपीसी लिख देते हैं, ऐसे करके लिख देते हैं, হুম, ठीक है? হুম, হুম, बट देखो हैशटैग यूज़ करना और साथ में कीवर्ड्स यूज़ किया जा सकता है, बट হুম, बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, उसका कोई खास फ़ायदा नहीं मिलता है, हैशटैग से भी आपको बहुत ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं मिलता है, ठीक है? जस्ट एक सिग्नल देते हैं हम लोग एल्गोरिदम को, ठीक है? तो अगर आप कीवर्ड्स लिख भी दो तो प्रॉब्लम नहीं होगा, बट वो दिखेगा थोड़ा-सा अजीब दिखेगा कैप्शंस के साथ, नीचे में आपने कीवर्ड्स डाल के रखा है कॉमा सेपरेटेड। तो ब्रांड के पॉइंट ऑफ व्यू से वो थोड़ा-सा अजीब दिखता है बस और कुछ नहीं, ठीक है? बट डाल सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है उससे, ठीक है? तो समझ गए ये वाला? अब देखो दोनों चीज़ को कंबाइन करते हैं, जो इंटरैक्शन था और डेटा पॉइंट्स है, इसको कंबाइन करके जो एल्गोरिदम है वो कैसे काम करता है, इसको समझते हैं, ओके? देखो तो सपोज़ करो कि आपने कोई रील पोस्ट किया, ठीक है? इंस्टाग्राम के ऊपर, वो रील किस चीज़ के बारे में था? स्टैंड अप कॉमेडी रिलेटेड था। ठीक है? तो आपने क्या किया, एक वीडियो बनाया, स्टैंड अप कॉमेडी था, वो आपने पोस्ट कर दिया, ठीक है? पोस्ट करने के बाद पहले एल्गोरिदम कैसे काम करता था कि वो सिर्फ़ आपके फॉलोअर्स के पास जाता था। जैसे ही आपने पोस्ट किया, आपके फॉलोअर्स पहले देखेंगे उसको, फॉलोअर्स से जैसा रिस्पॉन्स मिलेगा, जैसे इंटरैक्शंस मिलेंगे, उसके बेस पे डिसाइड होता था कि नॉन फॉलोअर्स के पास जाएगा या कितने नॉन फॉलोअर्स के पास जाएगा, ठीक है? बट अभी जो है एल्गोरिदम चेंज कर दिया गया है। अब जब आप पोस्ट करते हो तो ये सबसे पहले कहाँ जाएगा? आपके फॉलोअर्स के पास भी जाएगा, प्लस कुछ नॉन फॉलोअर्स के पास जाएगा जिनको स्टैंड अप कॉमेडी में इंटरेस्ट होगा, ठीक है? तो एक ठीक-ठाक ऑडियंस आपको मिल गई छोटी-सी, आपके फॉलोअर्स प्लस कुछ नॉन फॉलोअर्स जिनको स्टैंड अप कॉमेडी के अंदर इंटरेस्ट है। अब आपके कंटेंट को यहाँ पे खुद को प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है? कि वो अच्छा कंटेंट है ना? अब अच्छा कंटेंट कैसे? वही इंटरैक्शंस आएँगे फिर, ठीक है? यहाँ पे अगर उसको लाइक, शेयर, कमेंट अच्छा मिला, सेव अच्छा मिला, वॉच टाइम अच्छा मिला, सब कुछ अच्छा मिला और इस ऑडियंस सेगमेंट को आपका कंटेंट अगर सैटिस्फाई कर पाया, तब इस कंटेंट को ना और बड़े सेगमेंट के आगे और बड़ी ऑडियंस के आगे पुश कर दिया जाता है, ठीक है? मतलब कि फिर ये कंटेंट और कुछ नॉन फॉलोअर्स के पास चला जाएगा जिनको स्टैंड अप कॉमेडी में इंटरेस्ट होगा। पहले थोड़ा कम ऑडियंस के पास था, इस बार बड़ी ऑडियंस के सामने आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है? जब आप बड़ी ऑडियंस के पास जाएँगे, ठीक है? तो मतलब आपके पास ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा लोग कंटेंट को देखेंगे और अगर आप इस सेगमेंट को सैटिस्फाई नहीं कर पाए, तो फिर यहीं पे आपकी रील जो है वो रुक जाती है, उसकी रीच रुक जाती है। मैक्सिमम लोग इस पॉइंट पे आने के बाद फेल हो जाते हैं। ठीक है? मैक्सिमम जो कंटेंट होता है, क्योंकि जब आप थोड़ा-सा भी बड़े ऑडियंस सेगमेंट के पास जाएँगे, आपका वॉच टाइम घट जाएगा। ठीक है? हो सकता है ज़्यादा लोग इंटरेस्ट ना, इनिशियली कुछ लोगों को पसंद आया था, बट अब जब ज़्यादा लोगों के पास गया ना तो सही रिस्पॉन्स आ रहा है कि आधे लोगों को पसंद है, आधे लोगों को नहीं पसंद है। उतना भी अच्छा नहीं था आपका कंटेंट, काइंड ऑफ। तो यहाँ पे आके आपका रीच जो है वो रुक जाता है। बट अगर किसी भी तरीके से ये बड़े सेगमेंट को भी आप सैटिस्फाई कर पाए, ठीक है? तो अगर ये बड़े सेगमेंट को सैटिस्फाई कर पाए, आपका रील जो है और कुछ नॉन फॉलोअर्स के पास चला जाएगा, बट इस बार जो कैटेगरी है ना इंटरेस्ट की, उसको ब्रॉड कर दिया जाता है। मतलब पहले सिर्फ ऐसे यूजर्स के पास गया था जिनको स्टैंड अप कॉमेडी में इंटरेस्ट था। जब ये सेगमेंट पूरा हो गया, ठीक है, उसके बाद आपके रील को और कुछ नॉन फॉलोअर्स के पास भेज दिया गया जिनको स्टैंड अप कॉमेडी में इंटरेस्ट नहीं है, मतलब ओवरऑल कॉमेडी में इंटरेस्ट है। ठीक है? वो सेगमेंट, वो ऑडियंस और बड़ी है, तो आपको और बड़ी ऑडियंस के पास भेज दिया जाता है। ठीक है? और किसी तरीके से अगर आपने यहाँ पे भी बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर दिया, तो फिर आपका वीडियो जो है वो और कुछ नॉन फॉलोअर्स के पास भेज दिया जाएगा जिनको फनी वीडियोस में इंटरेस्ट है, और बड़ा सेगमेंट है। और ऐसे कर करके स्टेप बाय स्टेप ईच स्टेज जब आप क्रॉस करते चले जाते हो,
एंड में आपका वीडियो जो है वो फिर क्या होता है, वायरल हो जाता है। ব্যাকএন্ডে কি এগুলো আমি সিগন্যাল পাবো যে আমি কোন স্টেপটা नहीं, ক্রস করেছি? ये just समझाने के लिए है। आपको थोड़ी पता चलेगा कि अभी मेटा का एल्गोरिदम कहाँ पुश कर रहा है आपका कंटेंट, ठीक है? बट एल्गोरिदम ऐसे काम करता है, ये जस्ट हम समझा रहे हैं, ओके? तो ऐसे करके लास्ट में अगर आप सबसे बड़े सेगमेंट तक भी पहुँच जाते हो तो आपका वीडियो क्या होता है, वायरल हो जाता है। ऐसे करके ही स्टेज बाय स्टेज जाके वीडियोज़ वायरल होते हैं। अब कोई-कोई होता है जो स्टेज को बहुत जल्दी क्रॉस कर जाता है, मतलब यहाँ पे सर्व हुआ, जैसे ही सर्व हुआ वीडियो फट गया, ठीक है? वीडियो जो है उस पे बहुत आउटस्टैंडिंग रिस्पॉन्स आया तो तुरंत ही वो अगले सेगमेंट में चला गया। एल्गोरिदम ने बहुत जल्दी उसको कैच किया कि ठीक है ये एक कंटेंट में वायरलिटी है, ठीक है? तो इसको जल्दी-जल्दी हम लोग बड़े सेगमेंट पे टेस्ट करते हैं। यहाँ पे भी उसको बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स मिला तो वो वीडियो जो है वो बहुत फास्ट वायरल हो जाता है, ऐसे करके। ओके, तो इसी तरीके से सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का जो एल्गोरिदम है वो काम करता है, ठीक? तो हम लोग जब कंटेंट के लिए कैलेंडर बनाएंगे, ठीक है? पहले तो आपको कैलेंडर बनाना पड़ेगा। आपका जो भी क्लाइंट होगा, लेट्स से उसका ज्वेलरी रिलेटेड बिजनेस है, तो पहले आपको कंटेंट का कैलेंडर बनाना पड़ेगा कि डे 1 पे आप क्या पोस्ट करोगे, डे 2 के ऊपर आप क्या पोस्ट करेंगे, डे 3 में क्या पोस्ट करेंगे। ये हमें क्या करना होगा, कैलेंडर बनाना होगा। लेकिन वो कैलेंडर बनाते वक्त हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम ऐसा कंटेंट बनाएं जिसमें इंटरेक्शंस आने के चांसेस हों, है ना? जैसे ये स्ट्रैटेजी ज़ोमैटो फॉलो करता है। ओके, ज़ोमैटो का कभी आप इंस्टाग्राम का पेज या फेसबुक का पेज देखना, ओके? उसका कंटेंट कैसा होता है कि उसने कोई क्वेश्चन पूछा, ठीक है? और उसने फिर ब्रैकेट में लिख दिया रॉन्ग आंसर ओनली, ठीक है? लेट्स से उसने कोई भी एक क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है? और उसके बाद उसने बोला रॉन्ग आंसर्स ओनली। तो रॉन्ग आंसर्स मतलब आपको सिर्फ रॉन्ग आंसर देना है, राइट आंसर नहीं देना। तो लोग क्या करते हैं, वो एज अ गेम लेते हैं और उसके बाद कमेंट करना शुरू कर देते हैं। लोग कमेंट करना शुरू कर रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है, उसकी रीच बढ़ रही है। ओके, इस तरीके से। या फिर टैग करने के लिए बोला जाता है ना, कोई एक मीम बनाया उसके बाद बोला गया कि टैग योर फ्रेंड, ठीक है? तो ऐसा कर वो क्यों बोला जाता है, जब आप टैग करते हो तो आप एक कमेंट कर रहे हो, है ना? कमेंट्स में जाके आप मेंशन करते हो किसी को, टैग कर रहे हो, है ना? और जिसको आपने टैग किया वो भी आके रिप्लाई करता है, तो 2 कमेंट्स हो गए, करेक्ट? तो ऐसे करके कमेंट्स शेयर करने के लिए बोला जाता है, ओके? मैक्सिमम लोग शेयर करने के लिए क्यों बोलते हैं, यही रीज़न है ना? अभी तो आप बहुत सारे रील्स वगैरह या वीडियोज़ ऐसे देखोगे कि इफ़ यू वांट गुड लक शेयर टू 5 पीपल्स, ठीक है? वो क्यों बोला जाता है? वही रीज़न है, कोई गुड लक नहीं आएगा। वो बात है जहाँ पे मुझे लगता है ना वो चेंज कर देते हैं चीज़ को। क्या? फिर मेरा रीच मतलब रीच बढ़ गया, हुँ। जो वीडियो का कंटेंट था उसको हटा के मैंने दूसरा कंटेंट लिख दिया। उसको हटा के कैसे लिखेंगे आप? उसको वीडियो को तो डिलीट करना पड़ेगा आपको। एडिट अब नहीं होगा उससे। कैसे होगा? पब्लिश हो गया तो? पब्लिश कर दिया, उसकी जगह मैंने कुछ और कंटेंट वहाँ पे नहीं, लिख देता वैसे हूँ। नहीं होता है। मैं किया नहीं है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता था कि ये हो सकता है। ठीक है? तो समझ गए? तो हमें कैलेंडर ऐसा बनाना पड़ेगा जिसमें प्रॉपर इंटरैक्शंस वगैरह जो हैं वो आएँ लोगों की तरफ से, और प्लान्ड होगा मेरा कंटेंट का मतलब ऐसा है कि हम एक ऐसा पोस्ट करेंगे जिसके अंदर लोग कमेंट करेंगे, हम एक ऐसा पोस्ट करेंगे जिसके अंदर लोग दूसरों को टैग करेंगे। तो ये पहले से प्लान्ड होगा। पहले हम लोग बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग करके बनाते थे, अभी हम लोग एआई से बना लेंगे इसको, ठीक है? तो आपको समझना पड़ेगा, जैसे हम लोग बायर जर्नी पढ़ते हैं, है ना? एसईओ के अंदर बायर जर्नी होती আচ্ছা है, या স্যার, এই फिर যে চ্যাটজিপিটি, हाँ, চ্যাটজিপিটির মেইন হেড অফিস কোথায়? মানে যেখান থেকে কন্ট্রোল হয়, क्या? যেখান থেকে কন্ট্রোল হয় हाँ, চ্যাটজিপিটি, हाँ। সেই সেইটা কোথায় অ্যাকচুয়ালি, কোথা থেকে হয়? हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है उसका? হেডকোয়ার্টার। होगा यूएस वगैरह में ही होगा। चैटजीपीटी जो एआईपीएम है, जो एआई पे वो वो मेरा से फिनलैंड का है। আমাদের কলকাতায় পাঠায়। हाँ, ये तो प्राइवेट है। अप्लाई करेंगे। ये स्टेट का है। नहीं, ये क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्या था वही मेरे को जानना है, कोलकाता में है कि नहीं, डिजिटल अप्लाई मार्केटिंग। करना है। জাস্ট এমনি আর हम्म, কিছু না। हाँ, इसका जो सीईओ है वो इंडियन है। হ্যাঁ, चैटजीपीटी इतना सारी परप्लेक्सिटी जो है उसका परप्लेक्सिटी उसका सीईओ इंडियन है। इंडियन है। परप्लेक्सिटी तो अभी फ्री मेंबरशिप भी दे रहा है, उन्होंने दे रहा है। पता नहीं पर उसको मिला है। क्लेम कर सकते हैं। সেখানে एयरटेल কি यूजर्स শুধু को दे रहा है, টেকনিক্যাল, स्टूडेंट को दे रहा है मेरे ख्याल से। एयरटेल স্যার यूजर्स को दे रहा সেখানে কি है। শুধু টেকনিক্যাল ইয়েই হয়, কাজই হয়, ভ্যাকান্সি থাকে, টেকনিক্যাল ভ্যাকান্সি মানে ডিজিটাল মার্কেটিং এর কি আলাদা কোনো কিছু থাকে না? मतलब মানে লাইক ধরুন যারা ইঞ্জিনিয়ার সেইটারই हम्म, ভ্যাকান্সি থাকে শুধু? किसमें? মানে আপনি যদি বলি
ChatGPT লাইক এআই, हाँ তো এর বাইরে কোনো ইয়ের ভ্যাকেন্সি থাকে না ডিজিটাল মার্কেটিং? हाँ रहता है। मार्केटिंग मतलब का आप क्या बोल रहे हो कि डायरेक्ट एआई कंपनी আমি कोई है अगर, जैसे चैट जीपीटी हो गई या दूसरी कंपनीज हैं, ठीक है, तो उसमें जॉब रोल्स कैसे मिलते हैं आप ये बोल रहे हो? ठीक है, वहाँ पे प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स होते हैं, ठीक है, प्रॉम्प्ट जो एआई को ट्रेन करते हैं, ठीक है, जो मशीन लर्निंग को समझते हैं। एआई बना कौन रहा है, और चैट जीपीटी जो रिस्पॉन्सेज दे रहा है उसको तो ट्रेन करना पड़ता है पहले, है ना, तो वो प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स होते हैं वहाँ पे जो ट्रेन करते हैं। ऑफकोर्स उनकी मार्केटिंग टीम भी होगी। मार्केटिंग के तरीके का कभी-कभी ना कोई जो ब्लॉग की जैसे देखना वो राइटिंग ब्लॉग करते हैं। ऑफकोर्स उनकी उनकी टीम भी होगी, मार्केटिंग टीम भी है ना, तो उसमें मार्केटिंग का काम होता है। और सिर्फ एआई कंपनीज थोड़ी हैं, कई सारे ऐसे सास प्रोडक्ट्स हैं, जैसे एसईएम रश जैसी कंपनी है ना, तो वहाँ पे भी तो मार्केटिंग का काम होता है, वो कंटेंट मार्केटिंग में बहुत हेविली इन्वेस्ट करते हैं, यूट्यूब में ऐड आता है ना। यूट्यूब में एड्स आते हैं, ओके, या और भी बहुत जगह पे, जैसे मीडिया बाइंग के अंदर या कंटेंट मार्केटिंग के अंदर बहुत हेविली इन्वेस्ट करते हैं वो लोग, है ना, तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। তো এগুলো কি সব মানে কলকাতার বাইরে, মানে আমি যদি অ্যাপ্লাই করি তাহলে কি সব কিছু কলকাতার বাইরে, কলকাতার ভিতরে কিছু হবে? जनरली कोलकाता के बाहर ही मिलेगा आपको ये सब के ऑफिसेस, अगर मिलेंगे बैंगलोर बैंगलोर साइड मिलेंगे आपको, ठीक है, वही मिलेंगे। कोलकाता छोड़ के जाना ही पड़ेगा जब आप ग्रो करना चाहोगे, ठीक है। एज ऑफ ना बड़ी कंपनीज यहाँ नहीं देखती हैं, कुछ कुछ हैं देखती हैं, बट आप मेजर मेजर कंपनीज देखोगे यहाँ नहीं देखते, है ना। चलो, तो फनल को एक बार समझो, जब आप कंटेंट बनाओगे, ठीक है, तो आप समझो आपके जो फॉलोअर्स होंगे, ठीक है, या आप जिन लोगों को दिखोगे, जो ऑडियंस है आपकी, है ना, उस ऑडियंस में मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जो आपके बिजनेस के बारे में नहीं जानते, क्योंकि आपका पेज नया है, आपका अकाउंट नया है, तो वो आपके बारे में नहीं जानते, ओके। फिर कुछ लोग होंगे जो आपको फॉलो करना स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे आपके बारे में जानेंगे, फिर लास्ट में आपके कस्टमर्स भी चाहें तो बन सकते हैं, है ना। तो इसके हिसाब से एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑडियंस टेम्परेचर, ठीक है। ऑडियंस टेम्परेचर का मतलब, तीन टाइप की ऑडियंसेस होती है। एक होती है कोल्ड ऑडियंस। कोल्ड ऑडियंस मतलब वो ऑडियंस जो आपके बिजनेस से बिल्कुल ही अनअवेयर है, ठीक है, आज तक उनको उनको आपके बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता था, ना उन्होंने कोई ऐड देखा है, ना कोई कंटेंट देखा है, ना आपकी वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट किया है, कुछ भी नहीं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोल्ड ऑडियंस। कोल्ड ऑडियंस को कन्वर्ट करना सबसे मुश्किल होता है, ठीक है। जैसे अभी आप मुझे नहीं जानते, हम आपको आके बोलेंगे आप मेरा कोर्स ले लो, तो थोड़ी ले लोगे, तो कन्विंस करना मुश्किल होता है। बट अगर आपने ऑलरेडी मेरा डेमो क्लास किया हुआ है, मेरे कुछ वीडियोस देखे हुए हैं, तो फिर आप कन्विंस हो जाओगे, ठीक है, वहाँ पे चांसेस ज़्यादा होंगे। तो ओल्ड ऑडियंस को कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल काम है, ठीक है। इसके बाद वार्म ऑडियंस, मतलब वो ऑडियंस जो आपके बिजनेस के बारे में जानते हैं, ठीक है, आपके बिजनेस से इंटरैक्ट किया, बट अभी तक उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है, या एक्शन लेने के लिए अभी तक रेडी नहीं हुए हैं, है ना, वो होता है वार्म ऑडियंस, ठीक। फिर आती है हॉट ऑडियंस, मतलब जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, जो एक बार आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को ले चुके हैं, ठीक है, या फिर वो बहुत हायर इंटेंट ऑडियंस है, जस्ट वन स्टेप अवे है कन्वर्जन के, मतलब उनको जस्ट एक बेटर डील मिलनी चाहिए, वो कस्टमर बन जाएंगे, लेने के लिए रेडी हैं, ओके, तो वो होती है हॉट ऑडियंस, ठीक है। तीन टाइप की ऑडियंसेस हैं, करेक्ट। अब ऑफकोर्स जब आप अपना फेसबुक पेज लेके जाओगे या इंस्टाग्राम पेज लेके जाओगे, तो ज़्यादातर आपको कौन से लोग मिलेंगे, कोल्ड ऑडियंस। कोल्ड ऑडियंस ही होती है किसी भी बिजनेस के लिए, ठीक है, उसको धीरे धीरे वार्म अप करना पड़ता है, ठीक है, वो वार्म ऑडियंस में कन्वर्ट होती है, फिर वो हॉट ऑडियंस में कन्वर्ट होती है, फिर वो कस्टमर में कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो क्योंकि हमें ज़्यादातर कोल्ड ऑडियंस मिलेगी मिलेगा, तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पेज के ऊपर ना ज़्यादातर जो कंटेंट होता है वो टॉप ऑफ द फनल का बनाते हैं। और ये हम सिस्टम इम्प्रूव ऑडियंस ये ऑडियंस कर रहे हम जस्ट ये मार्केटिंग कर रहे तो ऐड कर रहे तो हम तो उसमें फनल ये फिल्टर लगा रहे तो सब मेरा एसईओ का एड्स की बात नहीं कर रहे हैं, एड्स की बात नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है। नहीं कोई भी है हम्म, सपोज मैं आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बेच रहे हो हाँ तो आप किसको दिखाओगे आप 18 से 24 साल के लड़के को दिखाओगे या पेरेंट को जो पहले बताया था तो एज ग्रुप हो गया जेंडर हो गया तो मेरा तो ये नैरो हो गया ना मैं फील कर रहा हूँ तो वहाँ जिसको इंटरेस्ट हो वो वहीं पे जाएगा ना हाँ, बट स्केलिंग भी तो एक चीज़ है ना, आप स्केल नहीं करोगे फिर आगे। जैसे मान लेते हैं कि आज आपने एक ऐड बनाया, ठीक, आपने एक कैंपेन बनाया जो ऐसे लोगों को टारगेट करता है जो ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में ढूंढ रहे हैं, ठीक है, ढूंढ रहे हैं।
बट स्टिल वो आपके लिए कोल्ड ऑडियंस ही है ना? उसके इंटेंट पे मत जाइए कि उसका इंटेंट स्ट्रॉन्गर है। आपके बिज़नेस के लिए वो कोल्ड ऑडियंस ही है। वो आपके बिज़नेस के बारे में तो नहीं जानते ना, ठीक है? तो कैसे भरोसा करेंगे आपके ऊपर? कंपैरेटिवली अगर कोई आपके बिज़नेस के बारे में जानता है, ऑलरेडी देखा है आपका कंटेंट और फिर आप उस ऑडियंस को रीच करते हो, तो उसका डिसीज़न मेकिंग फास्ट होगा या पहले वाली ऑडियंस का? वार्म ऑडियंस का। वही कॉन्सेप्ट है। तो जब आप एड्स भी रन करते हैं, हम लोग रीमार्केटिंग क्यों करते हैं उसके अंदर? इसीलिए करते हैं ना। डेटा वो सब करते हैं। डेटा होता है, तो वो हम क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं ना कि जो मेरी वेबसाइट के ऊपर आए थे बट ठीक है, उन्होंने चेक किया चले गए। अब हम क्या करेंगे? उनको रीटारगेट करेंगे, तो वो रिकॉग्नाइज़ कर पाएँगे कि ठीक है, इनकी वेबसाइट को मैंने विज़िट किया था। तो वो वार्म ऑडियंस है, उसके कन्वर्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है एड्स में हम कोल्ड ऑडियंस और वार्म ऑडियंस वो फनल नहीं करते हैं, एड्स में भी करते हैं, ठीक है? यहाँ पे भी करते हैं, एसईओ में भी करते हैं, ठीक है? एसईओ में हम लोग ब्लॉग्स क्यों लिखते हैं? ऐसी ऑडियंस को ही कैप्चर करने के लिए ना, जो अभी रेडी नहीं है ना? जो अभी सर्च कर रहे हैं व्हाट इज एसईओ, जो अभी सर्च कर रहे हैं हाउ टू बिल्ड करियर इन एसईओ, ठीक है? ऐसे लोगों को हम कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। वो आते हैं, हमारा ब्लॉग पढ़ते हैं, साथ में हमारे बिजनेस से अवेयर हो जाते हैं, और जब वो फिर वार्म ऑडियंस में कन्वर्ट हो जाएं, आगे चल के सर्च करें एसईओ कोर्स इन कोलकाता या ऐसा कुछ, तो फिर हमारा कमर्शियल पेज भी वहाँ पे रैंक कर रहा होता है। तो हम क्या करते हैं, हर स्टेज की ऑडियंस के लिए प्रिपेयर्ड रहते हैं, ठीक है? हम किसी एक स्टेज को अगर टारगेट करेंगे ना, तो वो तो लिमिटेड है, बट आगे चल के मुझे स्केल करना है अपने कैंपेन्स को या सोशल मीडिया को, तो फिर तो मुझे कोल्ड ऑडियंस की तरफ जाना ही पड़ेगा। ऑडियंस को जल्दी जल्दी अवेयर करो और अपने ही बिजनेस में कन्वर्ट करो, ठीक? इसके लिए करते हैं। तो फनल क्या होता है समझिए। फनल एक प्लान होता है, ठीक है? फनल का डायग्राम देखो, फनल इन डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है? तो एक उल्टा ट्राइंगल आपको दिखाई देगा कुछ इस तरीके का, ठीक है? इसीलिए इसको कहा जाता है फनल, ठीक है? देखो, तो ये फनल के अंदर ना डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, ओके? जैसे कि आप देखो, ये एक डायग्राम है या फिर ये एक डायग्राम है, ओके? तो इसमें क्या क्या है? अवेयरनेस, कंसिडरेशन, कन्वर्जन, लॉयल्टी। लॉयल्टी चलो छोड़ देते हैं अभी के लिए, ठीक है? हम लोग कन्वर्जन तक की बात करते हैं अगर। तो पहले लोग आपके बिजनेस से अवेयर होंगे, बहुत सारे लोग अवेयर होंगे, ठीक है? जितने लोग अवेयर होंगे उसमें से कम लोग ही हैं जो इंटरेस्ट शो करेंगे, हो सकता है, ठीक है? कंसिडरेशन, जो डिसीजन मेकिंग करेंगे, तो कुछ लोग यहाँ से ड्रॉप हो जाएंगे, कम लोग होंगे जो डिसीजन मेकिंग करेंगे। जो लोग डिसीजन मेकिंग करेंगे उसमें से कम लोग होंगे जो कन्वर्जन करेंगे, ठीक है? तो जैसे जैसे फनल में यूजर्स आगे बढ़ते चले जाते हैं, हम कुछ यूजर्स को लूज भी करते हैं, ठीक है? दैट्स वाई ये फनल जो है आगे चल के छोटा। तो अगर अवेयरनेस में ऑडियंस आ ही नहीं रही है, यहाँ पे अगर टॉप ऑफ द फनल में ऑडियंस टच ही नहीं कर रही है, तो नीचे से कस्टमर्स निकलेंगे कैसे, है ना? आपको तो कंसिस्टेंटली नए नए लोगों को अवेयर करते रहना पड़ेगा, तब जाके कन्वर्ट होंगे, ठीक है? अब कन्वर्जन के फेज में मतलब ऑलरेडी उस माइंडसेट के यूजर्स तो कम मिलेंगे आपको, है ना? तो आपको क्या करना पड़ेगा कि कंसिस्टेंटली टॉप ऑफ द फनल में नई नई ऑडियंस को लाना पड़ेगा, सो दैट उसमें से कुछ लोग वार्म हो, ठीक है? और उसमें से कुछ लोग कन्वर्ट हो जाए, ठीक है? इसीलिए आपको अवेयरनेस का स्टेज जो है वो सीरियसली लेने की जरूरत है, समझे? अगर यहाँ पे आ ही नहीं रहे लोग तो कन्वर्जन होगा नहीं, इसलिए। ओके, चलिए, तो इसको हम कहते हैं टॉप ऑफ दी फनल। ये जो अवेयरनेस का स्टेज होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं टॉप ऑफ दी फनल। ये जो कंसिडरेशन का स्टेज है इसको हम लोग बोलते हैं मिडिल ऑफ दी फनल। और ये जो कन्वर्जन का स्टेज है इसको हम लोग बोलते हैं बॉटम ऑफ दी फनल, ठीक है? तो बॉटम ऑफ दी फनल मतलब जो जो कन्वर्जन के माइंडसेट में है ऐसी ऑडियंस, ठीक है? मिडिल ऑफ द फनल मतलब जो वार्म ऑडियंस है, आपके बिजनेस के बारे में जानते हैं बट अभी तक एक्शन नहीं लिया है, ऐसी ऑडियंस, ठीक है? और टॉप ऑफ द फनल मतलब जो अभी अवेयरनेस के स्टेज में है, ऐसी ऑडियंस, ठीक है? तो जब हम अपना कंटेंट कैलेंडर बनाएंगे, ठीक है, उसमें 60% कंटेंट टॉप ऑफ द फनल के लिए होगा, क्योंकि ज़्यादातर ऑडियंस वही है ना? तो आप ज़्यादातर किस टाइप की ऑडियंस बनाएंगे? जैसे अभी हम अपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए अगर बात करें, तो व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है? हाउ डिजिटल मार्केटिंग इज चेंजिंग इन 2026, ठीक है? डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स, ठीक है? या एआई का क्या इम्पैक्ट है? तो हम इंफॉर्मेशनल कंटेंट ही बहुत सारा बनाएंगे जिसको देख के लोग एटलीस्ट ये समझ जाएं कि ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग एक बूमिंग करियर है। ये 3-4 नैरेटिव्स मुझे सेट करने हैं अपने पेज के ऊपर, ठीक है? व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझ जाइए। दूसरा, आप ये समझ जाइए कि डिजिटल मार्केटिंग एक बूमिंग करियर है, तो यू कैन चूज इट, ठीक है? उसमें बैठो उसमें, ठीक है? तो आप चूज कर सकते हो, ठीक है?
तीसरा हम ये बताएँगे कि लाइक डिजिटल मार्केटिंग में स्कोप है, ठीक है? फ्यूचर स्कोप, तो जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर हम आपको आज जाके बोले कि आप डिजिटल मार्केटिंग सीखो, तो आपको तो इन्फॉर्मेशन चाहिए ना कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है? आपने किसी से सुना, आप जाके एनरोल थोड़ी हो जाओगे, ठीक है? आपको पहले इन्फॉर्मेशन चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, क्या इसमें करियर स्कोप है, इसमें सैलरीज़ कैसे होती हैं, ठीक है? क्या जॉब रोल रहता है, कोर्स करने के बाद क्या जॉब रोल मिलेगा मुझे, ठीक है? 2 साल बाद हम कहाँ पे देखेंगे खुद को, 5 साल बाद हम कहाँ देखेंगे खुद को, ये सारी चीज़ें आप पहले देखते हो कोर्स करने से ইভেন पहले। আমিও কোর্স জয়েন করার আগে সারাদিন থাকতাম। अवेयरनेस का स्टेज था वो, है ना? तो হুম, मैक्सिमम लोग तो उसी कंडीशन में होंगे जब आप सोशल मीडिया पे जाओगे, হুম, तो 60% कंटेंट आपका वैसा होगा, इन्फॉर्मेशनल होगा, ठीक है? तो आप किसको टारगेट कर रहे हैं? टॉप ऑफ द फनल की ऑडियंस को। वो अवेयर होंगे, वही ऑडियंस आगे चल के मिडिल ऑफ द फनल में जाते हैं, ठीक है? तो जो लोग मिडिल ऑफ द फनल में हैं करेंटली, आपके फॉलोअर्स या आपके जो व्यूअर्स हैं, ठीक है? 30% कंटेंट उनके लिए भी होगा। हम तो सबको सर्व करने के बारे में सोचेंगे ना, तो 30% कंटेंट हम उनके लिए भी बनाएंगे। अब ये कैसा कंटेंट होगा? ये कंटेंट होगा, इसमें इन्फॉर्मेशनल कंटेंट नहीं होगा, इसमें कंपैरिजन वगैरह हो जाएगा, ठीक है? कि अगर आपको आपको पता है डिजिटल मार्केटिंग क्या है, ठीक है? अब आपको क्या करना है? डिसीजन लेना है। तो डिसीजन लेने के लिए हम बोलेंगे कि व्हाट वी ऑफर वर्सेस अदर इंस्टीट्यूट, ठीक है? हम कंपैरिजन दे देंगे, ठीक है? या फिर हम क्या-क्या ऑफ़र करते हैं अपने कोर्स के साथ, जैसे कि मान लो हमने ऑफ़र कर दिया प्रोजेक्ट्स, हमने ऑफ़र कर दिया प्लेसमेंट, हमने ऑफ़र कर दिया सर्टिफ़िकेशन, जो भी हम ऑफ़र कर रहे हैं, हम वो बताएँगे उसको, ठीक है? तो वार्म ऑडियंस हॉट ऑडियंस में कैसे कन्वर्ट होगी? जब उसके सारे डाउट्स ना क्लियर हो गए। अब जस्ट उसको एक बेटर ऑफ़र चाहिए और वो कन्वर्ट होगा, ठीक है? तो वो डाउट्स क्लियर करना कि मेरे पास से ही क्यों लोगे आप? है ना? वो किसके लिए, वो इस स्टेज में हम लोग करते हैं, मतलब इस कंटेंट में करेंगे। तो 100% जो कंटेंट आप बनाओगे, अगर 100 पोस्ट बना रहे हैं, तो 60 पोस्ट बनेंगे टॉप ऑफ द फनल के लिए, 30 पोस्ट बनेंगे मिडिल ऑफ द फनल के लिए, और 10% बॉटम ऑफ द फनल। इनके लिए ये 10% ही काफ़ी है, क्योंकि इनके पास, इनको एक बेटर ऑफर चाहिए और एक स्टेप के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है? तो जो ऑफर्स रिलेटेड पोस्ट जाता है, ठीक है, कि इतने परसेंट ऑफ, न्यू बैचेस स्टार्टिंग, वो इनके लिए है ना? तो कंटेंट ऐसे डिवाइड करना है आपको, है ना? तो तीनों फनल स्टेजेस के लिए आपको कंटेंट बनाना होता है। इवन जब हम लोग एड्स भी बनाते हैं, तब भी आप तीनों स्टेजेस को ही टारगेट करते हैं। तो ये जो फनल है, हुँ, इसमें कितना टाइम मुझे देना है? मतलब हर एक को टाइम भी तो देना है। हर एक जैसे को मैंने ऐड चलाया, टॉप ऑफ द फनल के लिए कितना मैं ऐड करूँगा? फिर मिडिल ऑफ द फनल के लिए कितना, कितने दिन कंटिन्यूअस चलेगा? तीनों के लिए चलता है। तीनों के लिए हाँ, कंटिन्यू। तीनों के लिए कंटिन्यूअस चलेगा। हम तो यही आपको समझाना चाह रहे हैं ना कि अगर अवेयरनेस में ऑडियंस आएगी ही नहीं कंटिन्यूअस, तो कन्वर्जन में ऑडियंस निकलेगी कैसे? करेक्ट। तो अवेयरनेस का जो कंटेंट है वो रेगुलरली चलना चाहिए, जो यूजर्स को अवेयर कर रहा है, रोज नए नए लोगों को रीच कर रहा है, रोज नए नए लोगों तक पहुंच रहा है, लोग क्लिक कर रहे हैं, आपकी वेबसाइट तक जा रहे हैं। फिर आपने क्या किया? रीमार्केटिंग किया, तो आप वार्म ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो। तो अगर यहाँ पे लोग आएंगे ही नहीं, तो आप रीटारगेट करोगे किसको? तो ये भी कंटिन्यूअस चलना चाहिए। फिर यही ऑडियंस हॉट ऑडियंस में कन्वर्ट होती है, तो कन्वर्जन के फेज में निकलती है। तो ये तो पूरा एक फनल का मतलब क्या, आपने पूरा एक सिस्टम क्रिएट करके रखा है जो कंटिन्यूअस चलना चाहिए, ठीक है? कंटिन्यूअस अवेयरनेस के स्टेज में लोग आएंगे, कंटिन्यूअस लोग वार्म अप होंगे, कंटिन्यूअस लोग कस्टमर बन के निकलेंगे। एक भी बीच में आपने बंद किया तो फिर पूरा सिस्टम पॉज हो जाएगा। पर अगर वो फनल में है ना, अगर मैं मतलब ये कि वाला। हाँ, पहले अवेयरनेस कैंपेन चला रहा हूँ, हम्म, हाँ, तो वो बेटर नहीं लगा, क्योंकि मेटा की एड जब चला रहा हूँ वो लर्निंग फेज में मेरा, हम्म, लर्निंग फेज में कहीं ना कहीं कि मैं अवेयरनेस एड चला रहा हूँ, वो स्टैंड हो जाएगा, लोगों को पता चल गया, हाँ हम भी ये कंपनी है, यहाँ स्टैंड कर रहे हैं, ये हम्म, सर्विस दे रहे हैं, तो अवेयरनेस फेज से मैं मतलब कंपनी को, लोगों को भी पता लग गया, मेरा जो लर्निंग फेज है वो भी बाहर निकल गया। उसके बाद मैं मिडिल ऑफ द फनल में आऊँगा, मतलब क्या क्या ऑफर दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, तो क्या बेनिफिट होगा उससे। हम्म। तो उसके बाद ये निकला था, फिर एक हफ्ते बाद इसको रोक दिया, दूसरा मैं अपने कैंपेन को चलाया। वही तो, रोकेंगे अगर तो पूरा सिस्टम पॉज नहीं हो गया। पहले वाले मतलब अवेयरनेस को रोका, फिर अवेयरनेस को आपने। रोका ना हाँ। आपने, अवेयरनेस को रोका। आपने ये वाला सेकंड वाला शुरू किया, हम्म। ठीक है? सेकंड वाला शुरू किया, तो उस ऑडियंस को सर्व करने के बाद फिर कहाँ जाएगा आपका कंटेंट? वहाँ से ऑडियंस जो आया उसके बाद, हाँ मुझे मतलब कंसिडरेशन पे आएगा। तो कंसिडरेशन हाँ। पे गए ना? हाँ। मतलब हम बताते, देखिए सिंपल एग्जांपल से समझिए इसको। मैं तो आपने फनी यूज कर रहा हूँ ना। आपने एक रील पोस्ट किया, हाँ। ठीक है, विच इज इंफॉर्मेशनल, ठीक है, अबाउट व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग एंड वी प्रोवाइड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक? ये आपने रील पोस्ट करके इसका ऐड बना के डाल दिया, ठीक है? अभी हम एड्स के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, ओके? ऑर्गेनिक की बात नहीं कर रहे। तो आपने इसको बूस्ट कर दिया या जैसे भी, ये रील्स में लोगों को दिख रहा है और बहुत सारे लोगों को दिखा, ठीक है? कुछ लोगों को दिखा, फिर आपने क्या कर दिया? उसको बंद कर दिया। बंद करने के बाद आपने एक नया कैंपेन बनाया, ठीक है, जो
उसी रील की ऑडियंस को जो अवेयर हुए हैं उनको रीटारगेट कर रहा है, ठीक है, और उनको बता रहा है कि आपसे क्यों पोस्ट लेना चाहिए, ठीक है। तो अब ये कैंपेन चलेगा, वो लोगों को बता रहा है कि क्यों आपसे लेना चाहिए, तो वहाँ से कुछ लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर भी आ रहे हैं, और बाद में इस रील, ये जो सेकंड ऐड है, इसके विजिटर्स और वेबसाइट विजिटर्स को रीटारगेट करके आप एक बॉटम ऑफ द फनल के लिए भी ऐड चला रहे हैं जो यूजर को कन्वर्ट करने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। बट ये कितने दिन चलेगा? जितना मुझे मतलब एक हफ्ते में मैंने एयरटेल फुल खत्म है, मेरा हाँ 20,000 भाई, 30,000 अवेयरनेस में कितने रीच दिन आया। चलेगा भाई? तो लेकिन मैंने पहला रीच के पॉसिबल ऊपर है। आप रीटारगेट नहीं करते हैं, यही यही प्रॉब्लम है, रीच के लिए कैसे आप मैं रिटारगेट ये करोगे? क्वेश्चन इसलिए पूछा, सपोज कोई भी मैं हूँ, ये है ये, और इनिशियल हमारा क्या है, हम लोग मतलब कोई बड़ी कंपनी नहीं है, छोटा हाँ, बजट है, छोटे अपना बजट जो पे भी है या फनल्स घर के प्रिपेयर कर बजट में जो सकते हैं। बचा है वो है 1000 2000, वो है हम्म, फेसबुक कम लेता है, हम्म, इसीलिए गूगल में किसी ने यूज नहीं किया। हाँ, अब हमने फेसबुक में यूज करना है, जो मेरा भी प्लान है, ठीक है, हम्म, तो मेरा 500 या 1000 रुपए पहले टॉप ऑफ द फनल में ये है। हम्म। तो 500 रुपए में पहले ऐड चलाया, तो हो सकता है मेरे वहाँ से 10,000 12,000 रीच आया, हाँ, इंप्रेशन देन हुए। उस केस में आप बोल रहे हैं कि मैं पॉज कर दूंगा, फिर मैं ये फनल कंप्लीट करूंगा, फिर वापस जाके ऑन करूंगा, ऐसा? ठीक है, एक एक तो स्टेप पे हाँ, तो इसलिए फिर मैं बोलता हाँ हूँ ठीक है, कि लेकिन उससे कंपनी के लिए लर्निंग हैम्पर होगी। आप किसी कैंपेन को बार बार पॉज करोगे, बार बार ऑन करोगे, तो लर्निंग हैम्पर होगी। भाई तो बजट ही बढ़ जाएगा हमारा। बस बजट बढ़ेगा, तो इसीलिए तो देखिए, तो आपको इसीलिए मैंने खुद फनल लिया भी था। बनाना है, बजट नहीं लगाएंगे ये तो होगा नहीं। आप क्या कर सकते हैं, शुरू में जब आपके पास बजट कम है, आप सीधा वार्म ऑडियंस, मतलब आपके लिए तो कोल्ड ऑडियंस ही होगी, बट आप बिल्कुल, डायरेक्टली लोगों को लैंडिंग पेज के ऊपर लाके कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। मतलब पिच फुल करना। फ्लेजेड फनल के लिए तो बजट लगेगा ही आपको। बिल्कुल, बजट को डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा कि ठीक है, 70% बजट यहाँ जाएगा, 20% यहाँ जाएगा, बिल्कुल। 10% यहाँ जाएगा, तो उसके लिए तो बजट चाहिए। क्योंकि इंडिविजुअल जैसा हमारा ये हाँ, कंपनी तो ठीक ये है। कर सकता है, तो ये वैसे चीज़ें। स्केलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आप अभी थोड़ी करेंगे, आपके पास बजट कम है तो आप सीधा एक ऐड चलाइए कि ठीक है, वी प्रोवाइड दीज सर्विसेज, जिसको इंटरेस्ट है वो क्लिक करेगा, लैंडिंग पेज पे जाके फॉर्म भरेगा, सिंपल। ठीक है, फिर आप फनल के पीछे मत जाइए, क्योंकि फनल स्केलिंग के लिए यूज किया जाता है कि ठीक है, मेरे पास अभी कुछ कस्टमर्स आ रहे हैं, बट अब ना मुझे एक सिस्टम बिल्ड करना है जिससे मुझे कंसिस्टेंटली कस्टमर्स आए, ठीक है। और स्केल करने का मतलब क्या होता है, अभी आपको महीने के 5 कस्टमर्स मिल रहे हैं, ठीक। अब आपको चाहिए कि महीने के मुझे 10 मिले, 20 मिले, 20 मिल जाएंगे तो 50 मिले, 50 मिले तो 100 मिले, तब आपको फनल पूरा बिल्डअप करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तब तो बिना अवेयर किए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, बिना उनको कन्वर्ट किए, वो तो होगा नहीं, तब लगता है फनल, ठीक है। और ऑर्गेनिक में तो हम ऐसे ही बना सकते हैं फनल। ऑर्गेनिक में तो ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है, वही तो बता रहे हैं, ऑर्गेनिक के लिए ही तो बता रहे हैं हम यहाँ पे। ऑर्गेनिक में तो पैसा नहीं लगता, इसमें तो पैसा लगेगा ना तेरा। अरे ऑर्गेनिक, अभी हम आपको क्या बोले, जो कंटेंट हम पोस्ट करेंगे, अभी हम पेड की बात ही नहीं कर रहे हैं, पूरे क्लास में हम पूरा ऑर्गेनिक के ऊपर फोकस हैं। हम क्या बता रहे हैं कि हम कंटेंट पोस्ट करेंगे, अच्छा कैसे नए हमें लोगों तक फेसबुक रीच होगा। मेटा से ऑर्गेनिक हाँ, आप फेसबुक पेज बना के पोस्ट नहीं करती हैं, नॉर्मल वहाँ तो पे पोस्ट फ्री में ही करते हैं। होता है ना। इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना के हम पोस्ट नहीं करते, फ्री में होता है, तो कैसे मेरे पोस्ट की रीच बढ़ेगी, है ना, कैसे फॉलोअर्स बढ़ेंगे, तो यही सब की वजह से बढ़ेंगे ना। और जो फॉलोअर्स हैं वो कस्टमर में कन्वर्ट भी होने चाहिए, ठीक है। देखो, जैसे हम आपको एक बात बताते हैं, अभी बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं, ठीक है, कि उनकी जो कंपनी है वो मार्केटिंग की कंपनी है, ठीक है, वो मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो उनकी टारगेट ऑडियंस कौन होगी? कोई भी B2B। बिजनेस ओनर्स होंगे, ठीक है, बिजनेस के डिसीजन मेकर्स होंगे जो वो सर्विसेज लेंगे, करेक्ट। अब वो लोग का इंस्टाग्राम पेज जब आप कभी एक्सप्लोर करोगे, ठीक है, आप देखोगे वो लोग ऑफिस रील्स बनाते हैं, है ना। ऑफिस रील्स कौन देखता है, या ऑफिस रील्स से रिलेट कौन करता है? एम्प्लॉयज ही करते हैं, बिजनेस ओनर को कोई लेना देना नहीं है उससे, ठीक है। तो अल्टीमेटली जिसको पसंद आता है, जो लोग फॉलो कर रहे हैं, जो ऑडियंस बेस बन रहा है, वो एम्प्लॉयज का बन रहा है, करेक्ट। तो वो क्या आपकी सर्विसेज लेंगे? वो तो खुद कहीं जॉब कर रहे हैं, ठीक है। उसके बदले में मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे मार्केटिंग रिलेटेड, कि हाउ मार्केटिंग कैन बूस्ट योर बिजनेस, ठीक है। आप ये एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क यूज करोगे तो आपके सेल्स डबल हो जाएंगे, आप ये स्ट्रैटेजी यूज करोगे मेटा एड्स में तो आपका आरओएस बेटर आएगा। ये कंटेंट जब आप डालोगे तो प्रॉफिटेबिलिटी, आरओएस में कौन इंटरेस्टेड होगा? बिजनेस ओनर इंटरेस्टेड होगा, ठीक है। तो आपके जो फॉलोअर्स बनेंगे या रेगुलरली जो विजिटर्स हैं वो कौन है, तो वो कस्टमर बनेंगे या एम्प्लॉयज कस्टमर बनेंगे? गलत स्ट्रैटेजी है ना कंटेंट स्ट्रैटेजी। यही तो है कि अगर आप ऑफिस रील्स आप दूसरे कर रहे हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं, वो नहीं किया जाता है,
आप मतलब स्ट्रिक्टली स्टिक रहो जो कंटेंट टाइप आपको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आपका मोटिव ये थोड़ी है कि मुझे फॉलोअर्स मिल जाएं। अगर सिर्फ आपको नंबर ही दिखाना है कि मेरे 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, आप फॉलोअर्स खरीद लो, है ना? अगर आपके पास 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, मेरे पास 1000 फॉलोअर्स हैं, ठीक है, बट मुझे वो 1000 फॉलोअर्स में से कस्टमर्स मिलेंगे, आपको 2 मिलियन में से नहीं मिलेंगे, ठीक है? मेरे 1000 फॉलोअर्स से जितना पैसा बनेगा वो आपके 2 मिलियन फॉलोअर्स से भी नहीं बनेगा। पर कहीं कहीं ये फर्क है। जो अपने बिजनेस के ऑफिस में मतलब ऑफिस दिखाते हैं আচ্ছা যারা ফলোয়ার্স পারচেজ করে তো সেখানে কি মানে জাস্ট নাম্বারটাই শো করে যে हाँ, उसको वो মানে आके কে लाइक थोड़ी नाम्বার करेगा, वो बस वो एक बॉट होता है, आके नंबर बढ़ जाता अगले है। महीना फिर खत्म हो गए। नहीं, अगले महीने खत्म नहीं, वो रह जाता है। पैसा नहीं दोगे तो खत्म है। क्या? वो मतलब रिमूव हो फॉलोअर्स जाता है, रिमूव कर देते हैं, और आप रिमूव ना भी करो अगर, तो इंस्टाग्राम रिमूव कर देगा उसको, ठीक है? और अगर बहुत ज़्यादा किया तो रिस्ट्रिक्ट भी कर देता है, आपका सस्पेंड हो जाता है। उसका कोई फ़ायदा नहीं है, पैसा वेस्ट, सस्पेंड कर देते हैं। ठीक है? जो लोग नहीं समझते खरीद लेते हैं, ऐसा, ठीक? तो ये हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन था, ठीक है? अब नेक्स्ट डे से फिर हम लोग देखेंगे कि फेसबुक का पेज कैसे बनाना है, कंटेंट कैलेंडर कैसे बनाना है, और उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। जो वो था ना एसईओ का उसमें एक पार्ट रह गया एसईओ का वो गूगल एड्स का क्या? वो कन्वर्जन में जीटीएम वाला रह गया जो अगर मैंने जीटीएम, अपने ऑफिस में भी कन्वर्ट नहीं किया। जीटीएम लास्ट में देखेंगे जब फेसबुक का पिक्सल, जीटीएम थोड़ी सिर्फ कन्वर्जन के लिए यूज होता है। नहीं जीटीएम कन्वर्ट तो था आप कन्वर्ट था दो मल्टीपल उसमें टाइम्स डाल तीन सकते हैं। वो था फॉर्मेट जो करवाया था हम लोग जीटीएम को हम बाद में देखेंगे। हाँ, बाद में हाँ देखेंगे, कब पर देखेंगे? मेरी जब फेसबुक का पिक्सल कर रहे होंगे, ठीक है? एट द सेम मोमेंट जीटीएम एज अ टूल सीखिए, जीटीएम किसी पर्पज के लिए मत सीखिए। नहीं मेरा खुद पर्सनली मैं ऑफिस में अटेंड किया था। अब तो कन्वर्जन आपने करवाया नहीं मेरा साइन अप पेज था उसको तो मुझे मैनुअली कैसे डाल दीजिए। उसको मैंने एनालिटिक्स से अलग से ऐड किया है। हाँ, मतलब मेरे बोनाफाइड डॉट कॉम करके पेज है ठीक है। अब गूगल एनालिटिक्स सभी को वो टारगेट कर रहा है जब माई डॉट बोनाफाइड डॉट कॉम हाँ। अब इसको टारगेट नहीं कर पा रहा है क्योंकि यूआरएल अलग हो गया है। तो इसके लिए मैंने कहते अलग से एनालिटिक्स में इसको ऐड किया। एनालिटिक्स में किया है ना। हाँ अगर तब गूगल एड्स पे कन्वर्जन आपको सेटअप करना है तो एनालिटिक्स में करने से नहीं होगा, गूगल एड्स पे ही वो तो करना मैंने किया पड़ेगा, है हाँ ठीक है? गूगल एड्स गूगल एड्स से जो कोड मिलेगा आप मैनुअली डाल दीजिए वेबसाइट के ऊपर। जब तक आप जीटीएम से नहीं कर रहे हैं, आप मैनुअली डाल दीजिए उसको। मैंने इवेंट क्रिएट कर दिया वहाँ पे गूगल एड्स में क्योंकि गूगल एनालिटिक्स में हाँ आपने हाँ इवेंट तो क्रिएट, उसका कोई फायदा नहीं है इधर। नहीं वो पूछ रहे कितने साइन अप आए कितने साइन अप पेज पे लीड हम्म। मतलब गए साइन अप पे कितने हमारे यूजर जा रहे हैं हाँ, तो वो तो चलिए पूछ वो लिया। वो बता दीजिए एनालिटिक देख के, हाँ बट मुझे तो वही बताना आपको पड़ेगा। तो अपने कैंपेन को लर्न कराना पड़ेगा ना। हम्म, कैंपेन को लर्न नहीं कराएंगे कि साइन अप हुआ, तो फिर फर्दर वो कैसे समझेगा कि ठीक है यही इवेंट के लिए मुझे, या यही कन्वर्जन के लिए मुझे ऑप्टिमाइज होना है? तो गूगल एड्स वाला टैग भी डाल दीजिए मैनुअली। वो नहीं डालेंगे तो नहीं होगा ना। गूगल एड्स कैसे समझेगा? एनालिटिक्स के पास वो डेटा है, गूगल एड्स के पास कहाँ है? ये गूगल ऐप तो ये एनालिटिक्स ये बताएगा कितने लोग मेरे इसमें हैं। हाँ, तो गूगल एड्स वाला टैग यूज करिए वहाँ पे, और ठीक है? मेरा वो यूट्यूब मार्केटिंग वाला रह गया है उसका वो वीडियो भेज दिए थे, भेजो भेज दिए थे। खुला ही नहीं उसके बाद से वो तो रह भी गया खुला वो मतलब एक बार मतलब क्लिक करने के बाद दोबारा तो चलता नहीं है तो क्यों नहीं वो मेरा चलता है? नहीं चलता लास्ट वीक ही तो भेजे हम। वो नहीं रीमार्केटिंग नहीं চলে চলে না দুদিন দুদিনের পরে ওটা আউট हाँ হয়ে যায় तो तो यूट्यूब सेम मार्केटिंग डाउनलोड करिए ना, सेम डे। मेरे पास ड्राइव फुल होगा तो हम तो रिमूव कर देंगे। नहीं एक्चुअली कभी हम लोग बाहर है या अभी बाहर मैं एक हफ्ता बाहर जा रहा हूँ संडे तो आ नहीं पाऊंगा। हाँ। हमने संडे जो करवाया है तो ऑब्वियसली अब मुझे वो मिलेगा नहीं तो अरे डिलीट तो हो जैसे जाएगा। अभी हम आज आपको हाँ वो भेजेंगे तो कर तो दूंगा आज अभी मैं डाउनलोड कर लीजिए, आप सेम डे डाउनलोड कर लीजिए। आज तो मैं घर पे नहीं रहूँगा आज दिन में जाऊँगा ससुराल। अरे तो वही डाउनलोड तो करने के लिए घर पे रहना या बाहर रहने में क्या नहीं फर्क एक्चुअली पड़ता है? मेरे पास तो सिस्टम नहीं है। फोन पे डाउनलोड कर लीजिए। मतलब प्रॉब्लम होता है मैंने ऑर्डर किया है फोन तो वही प्रॉब्लम है मेरा यूट्यूब স্যার मार्केटिंग আমিও का रहेगा ডাউনলোড করতে পারছি না ভিডিওগুলো আমার পুরো जो जो मिसिंग है बता देना, वापस भेज देंगे। यूट्यूब मार्केटिंग का। ठीक है, नसीम कुछ बोल रहे हैं? हम्म। नहीं, ये जस्ट एल्गोरिदम समझाए हैं, ठीक है? अब प्रैक्टिकली इसको पेज वेज बना के हम लोग अगली क्लास से देखेंगे। हाँ, ये सोशल मीडिया का पार्ट नहीं होता है, वो लास्ट में होगा वो। हम्म, हम्म।
ठीक।